10 पे, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैजुअली सुन लेना। जिस भी चीज को मैं कहती हूं ना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ये मतलब होता है कि ये पेपर में कम आता है। अगर मैं कह रही हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रिक्वेंटली आता रहता है, मैं पढ़ाते हुए कुछ बता ही नहीं रही उस रूल के बारे में, तो वो 50-50% है, आ भी सकता है ना भी आए। समझ गए? यानी तुमने बिल्कुल जीरो नहीं करना होता, थोड़ी सी समझ तो उसकी लेनी होती है। अब देयर और इट वाला ये रूल है, मैं पैनल पे जाऊंगी इसके लिए, ध्यान से देखो। इंग्लिश में ना ये 2 ही शब्द हैं जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं वर्ब के केस में। अब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? आपने पॉलिटिकल रैलीज में भाषण देते देखा है नेताओं को? अरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होगे। जो भी मेन स्पीकर होता है, पहले एंकर आएगा या कोई उसको इंट्रोड्यूस करने आएगा, हाँ जी अब सो एंड सो एंड सो फलाना फलाना व्यक्ति यूं आएगा, इसने ये कर रखा है, फिर वो उतरेंगे, फिर वो मेन स्पीकर आएंगे और सब उनके लिए तालियां बजाएंगे, ऐसा होता है। तो जो पहले वाला व्यक्ति आया वो जो इंपॉर्टेंट था कि जो बाद में आया वो? पहले वाला तो सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस करने आया था, पहले वाला तो सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस करने आया था, मेन सब्जेक्ट तो बाद में आया। अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, मैंने कहा देयर और इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी वो मेन सब्जेक्ट की सिर्फ इंट्रोडक्शन देने आते हैं, ये खुद सब्जेक्ट नहीं होते। मेन सब्जेक्ट कहां मिलेगा? इनके बाद। जैसे एंकर के बाद आता है ना नेता, राजनेता, जो भी आता है, वैसे ही इनके बाद आता है जो भी इनका सब्जेक्ट होता है। कैसे? उसने कहा देयर डैश अ बॉय इन द क्लासरूम, तो अपने को समझ में आ रहा है वर्ब देयर के लिए नहीं, वर्ब किसके लिए लग रही है? बॉय के लिए। समझे? तो देयर और इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं, यानी कि वर्ब इनके लिए नहीं, वर्ब इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के लिए लगेगी। एक बात समझ गए? दूसरी बात, देयर को मैं कहती हूं शरीफ आदमी और इट को मैं कहती हूं गुंडा। क्यों? क्योंकि देयर कह रहा है मेरे बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा ना, मैं तो उसके हिसाब से ही वर्ब ले लूंगा, मेरे को अपनी कोई अकड़ नहीं है, मेरे को अपनी कोई ईगो नहीं है, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी। यानी अगर यहां बॉय है तो भाई इज लगा देना, बॉयज हो तो आर लगा देना, टीचर्स हो तो आर लगा देना, स्टूडेंट हो तो देयर कह रहा है मेरे को बेशक मत देखो, आई एम सन्यासी, मेरे को तो यहां वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब दे दो। इट कह रहा है मैं नहीं हूं भाई बिल्कुल भी सन्यासी, मैं हूं गुंडा आदमी, यहां लिख लो कुछ, बाहर में जाए तुम्हारा सब्जेक्ट, मुझे तो वर्ब हमेशा अपने लिए चाहिए। इट कह रहा है भले ही इंट्रोडक्शन देने आया हूं पर चलाऊंगा अपनी, तो देयर हुआ शरीफ, इट हुआ गुंडा। इट कह रहा है अपने को सब्जेक्ट से मतलब नहीं, अपने को मतलब है खुद से, और खुद से मतलब होने वाला व्यक्ति इट इंग्लिश में हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है, इसलिए इसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है? यानी कि नियम क्या बन गया? इट के केस में सब्जेक्ट से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर। देयर के केस में देयर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमेशा वर्ब किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। देखो इसके बाद एक बार इधर आओ, अब ये सब मैंने लिख रखा है जो तुम्हें पढ़ा दिया, एग्जाम्पल पे आओ। पहले क्वेश्चन में देयर के बाद कौन दिख रहा है, तो कैसी वर्ब लगाऊं? अब दूसरे क्वेश्चन में देयर के बाद कौन दिख रहा है? एक मैन और एक वुमेन, 2 हो गए, कैसी वर्ब लगाऊं? प्लूरल। अब देयर के बाद कौन दिख रहा है? कैसी वर्ब लगाऊं? सिंगुलर। अब इट के बाद कौन दिख रहा है? बाहर में जाएं किताबें, इट क्या बोल रहा है? मेरे को तो अपनी वर्ब चाहिए। ये केस है जहां फंसोगे, यहां फंसता है बच्चा, उसको लगता है मैम या तो बुक्स गलत है या तो इस गलत है। वो रीडिंग वाले बच्चे नहीं होते, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बोलना, तो वो टाइप के बच्चे को ये टाइप की चीज में पंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट को देखे तो इज सही लगता है, इज को देखे तो बुक्स गलत लगती हैं। जबकि इट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब अपनी लेता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे वर्ब भी सब्जेक्ट की लेता है। तो इस लॉजिक से हम इट को हमेशा सिंगुलर वर्ब देंगे भले ही सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब यहां तो खैर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो कोई पंगा है ही नहीं, बड़ा सिंपल तरीके से कर लोगे तुम। मेनली ध्यान देने का क्वेश्चन कौन सा है? 4th, जहां पे तुम्हारे से गलती हो सकती है।
याद इतना ही रखना है कि इट की वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। समझ गए?